नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा एंग्ज़ायटी के एक ऐसे पहलू के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। उनके मन में बहुत से सवाल उठ सकते हैं एंग्ज़ायटी के बारे में। एक ऐसा सवाल लूँगा जिसको लेकर आप अक्सर सोच सकते हैं, ख़ासकर कि अगर आपको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है या आपको एंग्ज़ायटी अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, तो आपके लिए ये जानना शायद ज़रूरी होगा और शायद यही वजह है कि आप इस वीडियो को देखने में भी दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एंग्ज़ायटी से बहुत चिंतित हैं और आप अपनी एंग्ज़ायटी को लेकर काफ़ी प्रश्न रखते हैं अपने मन में। एक सवाल अक्सर आता होगा कि एंग्ज़ायटी को लेकर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या एंग्ज़ायटी को लेकर किस तरीके की गंभीर समस्याएँ अक्सर उसके साथ जुड़ी होती हैं। और साथ ही ये सवाल भी ज़रूर मन में उठता होगा कि क्या एंग्ज़ायटी का कोई क्योर है? या अगर इसको और स्पेसिफ़िक तौर पे कहें, क्या एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का कोई क्योर है? क्या एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जैसे कि जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, सोशल फ़ोबिया या सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर या इसी तरह के दूसरे एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उनका क्या कोई क्योर हो सकता है? क्या लॉन्ग टर्म में जाकर दवाइयाँ या थेरेपी लेने से क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है? और इसी के साथ जो जुड़े हुए दूसरे लक्षण या कंडीशंस हो सकती हैं एंग्ज़ायटी के साथ, वो कौन-कौन सी हो सकती हैं? इस बारे में मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा ब्रीफ में आपको बताऊँगा। पहले तो हम अगर ये समझें कि एंग्ज़ायटी क्या है या और स्पेसिफ़िकली बोलें तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर क्या होता है? एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर एक मेडिकल कंडीशन है जो हमारी लाइफ़ के साथ इंटरफेयर करती है, लाइफ़ को डिस्टर्ब कर देती है। डिसऑर्डर इसीलिए बोला क्योंकि वो लाइफ़ को डिस्टर्ब करती है। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो सकता है, एंग्ज़ायटी के साथ जीना बहुत तनावपूर्ण हो सकता है, बहुत संघर्षपूर्ण हो सकता है और ये आपके जॉब में, आपके स्कूल में, कॉलेज में सब जगह किसी न किसी तरीके की परेशानियाँ क्रिएट कर देती है। कई सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको जो निभानी है, रोज़मर्रा के जो टास्क करने हैं, छोटे से काम से लेकर बड़े काम तक आपको एंग्ज़ायटी जो है वो हर काम में दिक्कत ला सकती है। कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि अपने रिश्ते, अपनी रिलेशनशिप्स बना पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एंग्ज़ायटी की वजह से। और अक्सर कई लोगों को तो घर से निकलना भी बड़ा भारी पड़ता है जब उनको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है तो। एंग्ज़ायटी या एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स के साथ क्या ऐसी कंडीशंस जुड़ी हैं? कौन से ऐसे और दूसरे मेंटल हेल्थ रिस्क हैं जो एंग्ज़ायटी के साथ अक्सर देखने में आते हैं? अगर एंग्ज़ायटी का ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो उसका जो रिस्क है वो बहुत सीवियर हो सकता है, बहुत गंभीर हो सकता है। अगर उसका सही टाइम पर सही इलाज ना ढूँढा जाए, ना शुरू किया जाए, तो ये समय के साथ बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। यहाँ तक कि लाइफ़ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो कुछ जो बहुत आम कंडीशंस इससे जुड़ी हैं, वो कौन-सी हैं? सबसे पहले है डिप्रेशन। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन अक्सर एक साथ ही देखे जाते हैं। हालाँकि हर पेशेंट जिसको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है, उसे डिप्रेशन मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर आम तौर पर होता है। उनमें कई सारे सिम्पटम्स भी बहुत सिमिलर होते हैं, जो अक्सर डिस्टिंग्विश करना, जिनको अलग करना मुश्किल भी हो जाता है। दोनों से रेस्टलेसनेस हो सकती है, चिंताएँ आती हैं, नींद की कमी आ जाती है, कंसंट्रेशन में दिक्कत आती है, साथ ही घबराहट और बेचैनी भी महसूस होती है दोनों में। अगली एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो कि एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ी है, वह है सुसाइड, आत्महत्या। नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस के मुताबिक 90% से भी ज़्यादा लोग जो सुसाइड से मरते हैं, उनको किसी न किसी तरह की मेंटल इलनेस होती ही है। और इनमें डिप्रेशन के साथ-साथ एंग्ज़ायटी भी हो सकती है। मतलब एक तो ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के कारण मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, साथ ही साथ दूसरे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ़ एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता है, उनमें भी ऐसा देखा गया है कि आत्महत्या का जो रेट है, दर है, परसेंटेज है, वह ज़्यादा है सामान्य जनसंख्या के मुकाबले। सब्सटेंस अब्यूज़ एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में करीब-करीब 4% ऐसे वयस्क हैं, एडल्ट्स हैं, जिनको बहुत सीरियस थॉट आते हैं सुसाइड के बारे में। और जिन लोगों को डिप्रेशन है, उसमें तो ये नंबर और भी ज़्यादा है। अगर आपको ओसीडी है या सोशल फ़ोबिया है, सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, तो भी आप में बहुत बड़ा रिस्क है सुसाइडल थॉट, सुसाइडल आइडियाज़ या सुसाइडल टेंडेंसीज़ का। और इन्हीं के साथ अगर डिप्रेशन है, तो ये रिस्क और भी कई गुना बढ़ जाता है।
तो ऐसे में अगर आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर है और साथ ही साथ आपके अंदर आत्महत्या के विचार या खुद को ख़त्म कर देने की भावनाएँ बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं, आप डिप्रेशन में भी हैं, डिप्रेस्ड मूड भी आपका अक्सर रहता है, उदास रहते हैं, तो आपको इमीडिएटली कोई ना कोई मेडिकल हेल्प साइकियाट्रिस्ट की या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ले लेनी चाहिए। सुसाइडल थॉट्स के लिए आपको एक गंभीर कदम स्टेप उठाना चाहिए। अगली एक कंडीशन है जो एंग्जायटी डिसऑर्डर्स के साथ अक्सर जुड़ी रहती है, वह होती है सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब शराब या ड्रग्स लेना, नशा करना। अगर आपको एंग्जायटी डिसऑर्डर है, तो एडिक्शन का जो टेंडेंसी है, उसकी जो संभावनाएँ हैं, वो आप में काफ़ी ज़्यादा हैं। इनमें अल्कोहल, निकोटीन या कुछ ऐसे ड्रग्स शामिल हैं। और अगर डिप्रेशन भी है, एंग्जायटी डिसऑर्डर भी है, तो सब्सटेंस अब्यूज़ के चांस जो हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। सो अक्सर 2 कंडीशंस जब आपस में मिलकर साथ होती हैं, तो उसमें रेट ऑफ रिस्क जो है, रिस्क का जो चांस है, रिस्क की जो गंभीरता है, वो हमेशा ज़्यादा ही हमेशा मिलेगी। एंग्जायटी जिन लोगों को ज़्यादा रहती है, अक्सर वे अल्कोहल लेते हैं, कई तरीके के ड्रग्स या कुछ ना कुछ ऐसा सब्सटेंस का सेवन करते हैं। और ऐसा अभी तक कोई एविडेंस खासा नहीं है जो ये कहे कि अल्कोहल लेने से एंग्जायटी से मुक्ति मिलती है, एंग्जायटी से रिलीफ मिलता है या एंग्जायटी डिसऑर्डर दूर हो जाता है। हालाँकि इस बात का जो एविडेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि एंग्जायटी डिसऑर्डर सीवियर हो जाता है अगर अल्कोहल या ड्रग्स लिए जाएँ या अल्कोहल ड्रग्स की वजह से भी एंग्जायटी डिसऑर्डर्स या एंग्जायटीज़ हो जाती हैं। जबकि मामला बिल्कुल उल्टा है, लोग सोचते बिल्कुल उल्टा हैं। मतलब लोगों के बीच जो धारणा है, वह यही है कि एंग्ज़ायटी या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हो, तो अल्कोहल से रिलीफ़ मिल सकता है या किसी ड्रग से रिलीफ़ मिल सकता है। जबकि बायोलॉजिकली दिमाग में अल्कोहल या ड्रग्स इस तरह से काम नहीं करते कि वे एंग्ज़ायटी से हमें कोई कंप्लीट रिलीफ़ या कोई कंप्लीट क्योर दे पाएँ। उनसे कोई कंप्लीट क्योर नहीं मिल पाता, वह केवल एक धारणा की वजह से लोग अक्सर अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं, इस उम्मीद से कि एंग्ज़ायटी या डिप्रेस्ड मूड में कमी आएगी और उसको दूर करने में मदद मिलेगी। कुछ लोगों को टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर आ जाता है एंग्ज़ायटी में या डिप्रेस्ड मूड में भी अल्कोहल या ड्रग्स की वजह से। पर लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज़ अगर किया जाए, लंबे समय तक अगर अल्कोहल, शराब ली जाए, तो ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेज़ आ जाते हैं जो और ज़्यादा एंग्ज़ायटी लाने का काम करते हैं। तो अक्सर हमें लग सकता है कि जब हमारी एंग्ज़ायटी बढ़ती है, तो शराब पीने से थोड़ी देर के लिए रिलीफ आ जाएगा। धीरे-धीरे वक़्त के साथ शराब पीने से एंग्ज़ायटी बढ़ती है और हमारी ये आदत जो है, लत जो है, ये आपस में साथ जुड़ जाती है। सो एंग्ज़ायटी का होना, शराब पीना ये साथ जुड़ जाता है और हमेशा जब आपको एंग्ज़ायटी लगती है, तो आपको लगता है कि मुझे अब शराब पीनी ही चाहिए। जनरलाइज्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर, जीएडी, पैनिक डिसऑर्डर और सोशल एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर जिन लोगों में होता है, उनमें अक्सर अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ का चांस बहुत ज़्यादा होता है। स्मोकिंग या सब्सटेंस अब्यूज़ बहुत कॉमन है उन लोगों में जिनमें पीटीएसडी होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यहाँ तक कि एडोलेसेंट्स में जो युवा होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनमें तो पीटीएसडी के साथ सब्सटेंस अब्यूज़ और ईटिंग डिसऑर्डर्स का भी रिस्क बहुत हाई होता है उनके अंदर। अगला एक कंडीशन है जो कि एंग्जायटी डिसऑर्डर से जुड़ी है, वे हैं फिजिकल इलनेसेस। फिजिकल इलनेसेस हो जाती है एंग्जायटी डिसऑर्डर अगर लंबे समय तक रहे और उसका ट्रीटमेंट ना मिले। क्रोनिक स्ट्रेस, लंबे समय तक तनाव रहने की वजह से, जो कि एंग्जायटी डिसऑर्डर्स में अक्सर होता है और होता ही है किसी ना किसी स्तर तक, उससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत प्रभावित होता है। इम्यून सिस्टम की क्षमता कम हो जाती है बीमारियों से लड़ने की। इस वजह से हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस होने की संभावना बढ़ जाती है, ख़ासकर कि जैसे हमारे को कोल्ड हो गया या दूसरी बीमारियाँ जिसमें कि इन्फेक्शन होता है, जैसे टाइफाइड या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शंस हो गए। तो अक्सर वायरल फीवर या ऐसी समस्याएँ ज़्यादा देखने में आ जाती हैं। फ्लू हो जाते हैं और कुछ दूसरे बैक्टीरियल डिसीज़ेज़ भी लग सकते हैं, जिसके प्रति हमारा शरीर बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है? लंबे समय में क्या एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर गंभीर ही होता है? क्या उसके साथ ये सारी कंडीशंस जो एसोसिएटेड हैं, ये आती ही हैं? क्या ये सारी कंडीशन से मतलब हम ये मान के चलें कि प्रॉब्लम्स केवल बढ़ेंगी? हालाँकि एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर का अपने में कोई क्योर नहीं है। पूरी तरह से इसे दूर नहीं किया जा सकता है। क्रोनिक कंडीशन अगर ये बने, तो ही ये सारी समस्याएँ ज़्यादा देखने में आती हैं। इलाज ना हो, तो ही गंभीरताएँ बढ़ती हैं। कुछ लोगों में ये क्रोनिक कंडीशन बन जाती है जो ज़्यादा सीरियस लेवल तक पहुँच जाती है। हालाँकि ये क्रोनिक तो है अपने में, पर कई सारे लोगों में बहुत सीरियस या बहुत सीवियर ये देखने में नहीं आती।
और ये भी बहुत निर्भर करता है कि आपको किस तरह की एंग्जायटी की कंडीशन है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि ये कितनी क्रॉनिक होगी और कितनी सीवियर हो जाएगी। ज़्यादातर लोग जिनको ओसीडी, फोबिया या पैनिक डिसऑर्डर होता है, वो इलाज के कुछ हफ्तों से कुछ महीने बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं ट्रीटमेंट को, बहुत अच्छा चेंज दिखाते हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा देते हैं। पीटीएसडी और जीएडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट अक्सर देखने में आती है अगर वो सही टाइम पर अच्छा इलाज करवा लें। कुछ सिम्पटम्स बहुत जल्दी ओवरकम हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनमें इलाज हो जाता है, बहुत जल्दी उनसे रिलीफ मिल जाता है। कुछ सिम्पटम अक्सर लंबे समय तक बने रहते हैं, पर उनका अगर सही उपचार किया जाए, सही तरीके से उनको मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज़ और टेक्निक्स सीख ली जाएँ, उनको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और एक डॉक्टर और एक साइकोलॉजिस्ट के कॉन्टैक्ट में रहकर अगर हम इलाज की तरफ अगर हमेशा रेगुलर रहें, तो डेफ़िनेटली हम बहुत सारा ऐसा स्किल सीख लेते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक सीख लेते हैं जिससे अलग-अलग समय पर एंग्जायटी को मैनेज करना हमें आ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग ट्रीटमेंट होना चाहिए एंग्जायटी डिसऑर्डर में और सिम्पटम्स जब भी थोड़े वर्स हो जाएँ, जब बहुत एक्यूट स्ट्रेस आ जाए, जब बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन हो, तो उस टाइम पर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ ही हमें हेल्प करती हैं। वहाँ पर हमें लगेगा कि अल्कोहल या कोई मेडिसिन हमें इमीडिएट रिलीफ देगी, पर ज़्यादा हेल्पफुल यही होता है कि हम धीरे-धीरे स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स को सीखते जाएँ और वक़्त आने पर एक्यूट स्ट्रेस के टाइम पे हमें वो स्ट्रैटेजीज़ ही हेल्प करेंगी और हमें वो सीखनी पड़ेंगी। कॉम्बिनेशन मेडिकेशन का, दवाई का और साइकोथेरेपी का बहुत ज़रूरी है। कई लोग एक ही चीज़ लेते हैं, ऐसा ना करें तो अच्छा है, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ लेके चलें। ज़्यादातर लोग अपनी एंग्जायटी डिसऑर्डर को आराम से मैनेज करना सीख जाते हैं। एक कंफर्टेबल लाइफ़, एक नॉर्मल लाइफ़ जी लेते हैं। अपने लाइफ़ के सारे काम, पढ़ाई से लेकर जॉब और अपनी फैमिली को सँभालने के सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आराम से निभा लेते हैं। बस एंग्जायटी डिसऑर्डर की कंडीशन किसी न किसी लेवल तक बनी रहती है, पर उसको अगर मैनेज करना सीख लें और सही इलाज रेगुलर लेते रहें, भले ही दवा हमेशा ना लें, पर साइकोथेरेपी या कुछ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ अगर करें, तो डेफ़िनेटली इसको मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में बहुत हेल्प मिलती है और काफ़ी सफलतापूर्वक लोग इसको मैनेज कर भी लेते हैं, सँभाल भी लेते हैं। ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करूँगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको काम आएगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे फ़ायदा होगा और आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें समझ भी आई होंगी और इससे आपको अच्छी दिशा भी मिलेगी। वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से आप अपने ही तरह के और लोगों की भी मदद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ को देख पाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाएगी। धन्यवाद।